कहता हूं कि ये जो टॉर्क है, जिसको हमने मोमेंट ऑफ फोर्स बोला है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ये मैक्सिमम कब होगा, कौन कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जब ये टॉर्क को हम मैक्सिमम ले सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हैं। तो सिंपल है कि आखिर मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। तो आप देख रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स बच्चों होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये मोमेंट ऑफ फोर्स MOF मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम करना है, तो मेरे पास दो कंडीशन है। या तो फोर्स मैक्सिमम कर दो आप, मैं जितनी ताकत लगा सकते हो उतना फोर्स लगा दो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, अगर फोर्स ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे तो आप ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको इंक्रीज कर दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी मैक्सिमम कर सकते हो उतनी मैक्सिमम कर दीजिए। टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स या फोर्स का टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। वही फोर्स लेस डिस्टेंस पर जितना टर्निंग इफेक्ट देगा, सेम फोर्स ज़्यादा लंबी डिस्टेंस पर अप्लाई करने पर ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट देगा। सिंपल बात है। ये मेरे पास एक मीटर रॉड है और इसमें यहाँ 0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इधर 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इधर कहीं 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इधर 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इधर 75 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये रॉड है। यहाँ पर मैं इसको पाइवट कर देता हूँ, ठीक है। ये पाइवट पॉइंट है O। अगर मैं फोर्स यहाँ अप्लाई करूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, और कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज 10 न्यूटन। यहाँ पर भी 10 न्यूटन कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 10 न्यूटन कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं 10 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। तो आप बता सकते हैं कि कौन से केस में, ये केस फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि इन दिस डायग्राम at which point if we apply force then its effect will be maximum, its turning effect will be maximum, its moment of force will be maximum। तो obvious बात है, अगर मैं ऑप्शन दे दूं A, B, C और D, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर है D। क्यों? क्योंकि ये पाइवट पॉइंट है और यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस ये D वाले फोर्स की ही ज़्यादा है। इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपने इंक्रीज कर दी, इसको इंक्रीज कर दिया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क भी इंक्रीज हो ही जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा, क्या आप सोच सकते हो कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और पूरी रॉड को भी किसी जगह पर पाइवट करके रखा हुआ है, फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, अच्छी खासी हमने डिस्टेंस भी ले रखी है, फिर भी टर्निंग इफेक्ट नहीं हो, मींस टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाए, टॉर्क जीरो हो, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो सकता है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो, आपके पास डिस्टेंस भी है कुछ जहां पर फोर्स लगा रहे हो, पॉइंट ऑफ एक्शन और जहां से पाइवट किया है, पाइवट पॉइंट के बीच में कुछ सेपरेशन भी है, डिस्टेंस भी है, फिर भी टर्निंग इफेक्ट जीरो है, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो है। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं जीरो टर्निंग इफेक्ट की, कि जीरो टर्निंग इफेक्ट कब होगा। जीरो टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, जीरो टर्निंग इफेक्ट, और वी कैन से मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क जीरो हो जाए, तभी तो टर्निंग इफेक्ट जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए, ये मेरे पास एक रॉड है, ये यहां पर पाइवट करके रखा है, और मैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, राइट। वैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। तो अगर मुझे ये 0 चाहिए, मोमेंट ऑफ फोर्स 0 चाहिए, तो ये कब हो सकता है? ये हो सकता है नंबर 1, या तो फोर्स 0 हो, आप इस पे फोर्स लगाओ ही मत तो टॉर्क 0 हो जाएगा, या आप फोर्स कुछ इस तरह से लगाओ कि ये डिस्टेंस 0 हो जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए? 0। इसका केस कौन सा हो सकता है? मैं पाइवट पॉइंट पर ही फोर्स लगा रहा हूं, इधर से ये फोर्स इसी जगह पे लगाया, इधर से इसी जगह पे लगाया, इधर से इसी जगह पे लगाया, देखो इधर से इसी जगह पर लगाया, मैं फोर्स उस पाइवट पॉइंट पर ही लगा रहा हूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवट पॉइंट एंड दिस लाइन ऑफ एक्शन इज 0। लेकिन क्या मैं फोर्स यहां पर अप्लाई करूं तब भी टॉर्क 0 हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो जाएगा? बिल्कुल है, हो जाएगा। अगर आप इस जगह पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो आप देखेंगे लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ। अगर मैं किसी डिफरेंट कलर से बना दूं इस लाइन ऑफ एक्शन को, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ। अच्छा बच्चों, इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कौन सी थी? ये वाली। इस वाले पॉइंट, इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये थी, इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये थी, यही थी ना? फोर्स की डायरेक्शन में जो लाइन होती है उसी को तो लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर फोर्स हम कहीं पर भी अप्लाई करें, पूरी रॉड पर कहीं पर भी अप्लाई करें, अगर उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये पाइवट पॉइंट से पास हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ही जाएगी और नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होगा। ठीक है? सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0, इट मींस लाइन ऑफ एक्शन passes through pivot point। ठीक है? मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? तो अगर ये जहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स की जो लाइन है, वो लाइन अगर इस पाइवट पॉइंट से पास हो रही है तो फिर टॉर्क 0 होगा और ये मोमेंट ऑफ फोर्स 0 हो जाएगा, और फोर्स कितना भी लगाते रहो ये रोटेट नहीं होने वाला। ठीक है ना? छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लें। क्या आप, ये से पेन है, ये पाइवट पॉइंट है, मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट हो सकता है। ठीक है? इधर फोर्स लगाऊंगा तब भी रोटेट हो सकता है, इधर फोर्स लगाऊंगा तब भी रोटेट हो सकता है। लेकिन इधर फोर्स लगाऊं, इधर सीधा ऐसे, तो क्या ये रोटेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन इस पाइवट पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए कभी भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं दे सकता। ठीक है? जैसे ये एक सपोज डोर है, इधर हिंज है ये, अब मैं यहां पर फोर्स लगाऊं अगर तो ये रोटेट हो सकता है। लेकिन मैं फोर्स ऐसे लगाऊं सीधे इधर दरवाजे पर ऐसे, तो क्या फोर्स, ये फोर्स उसको रोटेट करा सकता है? नहीं करा सकता। इधर लगाऊं तो, क्योंकि ये जिधर हिंज है उसी से पास हो रहा है। ठीक है ना? और बिल्कुल इसी रोटेशनल एक्सिस पर ही अगर मैं फोर्स लगाऊं तब भी ये रोटेट होने वाला नहीं है, क्योंकि जब फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन, जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, वो इस एक्सिस से पास हो रही है या पाइवट पॉइंट से पास हो रही है, तो फिर ये रोटेशनल इफेक्ट नहीं देगा। क्लियर बच्चों? तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके 2017 में क्लास 10th में बोर्ड में पूछा गया, और उन्होंने कहा कि एक जो जैक होता है ना, जैक स्क्रू, जिसमें कार को लिफ्ट करने के लिए आप जैक का यूज़ करते हैं, तो उस जैक की जो आर्म होती है वो ज़्यादा लॉन्ग क्यों होती है, लंबी क्यों होती है? एक लंबी सी आर्म को घुमा के फिर उसको हम कार को लिफ्ट करते हैं। तो सिंपल रीज़न है, लेंथ है आपने अगर बढ़ा दी है तो इसका मतलब उसका जो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, फोर्स के
टर्निंग इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए आर्म को आपको बढ़ाना पड़ती है। और आर्म क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पूरे इस मोमेंट ऑफ फोर्स में फोर्स के साथ साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो मेरे ख्याल से अब आप ये टर्निंग इफेक्ट समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मेरे पास एक डोर है और यहाँ पर हिंज कर रखा है मैंने, ये फोर्स है, ये आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये डोर आसानी से खुलेगा। लेकिन अगर मैं फोर्स यहाँ लगाऊंगा, ऐसे धक्का दूंगा इसको, तो ये फोर्स इसको टर्निंग इफेक्ट देने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो वी कैन नॉट टर्न अ डोर बाय अप्लाइंग फोर्स एट द हिंज। और अगर मैं केवल हिंज पर ही, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हिंज, इस पर ही फोर्स लगाऊं तब भी ये रोटेट होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पर फोर्स लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई है? 0, इसलिए ये रोटेट होने वाला नहीं है, राइट। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे अभी यहाँ पर कि कब हम फोर्स को अप्लाई करने पर किस तरह से टर्निंग इफेक्ट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो अभी हमने सीखा है। तो हमने क्वेश्चंस जो लिए हैं वो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन से लिए हैं। पहले सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आते थे, अब इन्हीं क्वेश्चंस को वो ऐसे ही क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बना के देगा। क्वेश्चन वही रहेंगे, बस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन 2011 का। 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक यहाँ पर ऐसे हमने एक रॉड को हिंज कर दिया है, ठीक है, और जहाँ पर हिंज किया है ये पॉइंट है O और इसको हम बोलेंगे पाइवट पॉइंट, यहाँ पर पाइवट है, ठीक है। इसकी आर्म जो है, लेंथ जो है इस रॉड की, वो सपोज 0.4 है, डिस्टेंस इक्वल टू है 0.4 मीटर, राइट। यहां पर बिल्कुल एंड पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं 150 न्यूटन का। एक दूसरी सिचुएशन दे दी बच्चों यहीं पर, ये हमारे पास फिर से वही ऐसी कुछ रॉड है, ऊपर ये पाइवट है, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब फोर्स थोड़ा सा हमने कम कर दिया। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F2 सेकेंड सिचुएशन में, सपोज 60 न्यूटन, राइट। क्वेश्चन है कि जितना टर्निंग इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस हुआ था, सेम टर्निंग इफेक्ट इस केस में प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन ये है, ठीक है। हमें जितना टर्निंग इफेक्ट इस केस में मिला था उतना ही टर्निंग इफेक्ट इसमें चाहिए, तो सेम टर्निंग इफेक्ट के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए आपने डिस्टेंस यहाँ 0.4 है तो 150 न्यूटन का फोर्स लिया है, फोर्स यहाँ पर मैंने कम कर दिया, सपोज 60 न्यूटन का ले लिया, 60 न्यूटन का ले लिया या कोई और वैल्यू भी ले ली, तो बताना ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इससे टर्निंग इफेक्ट निकाल लो, मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लो, कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है 150, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। आप यूनिट देख लेना सेम, न्यूटन मीटर, मीन्स ऐसा यूनिट है। यही टर्निंग इफेक्ट इसके लिए ले लो। मोमेंट ऑफ फोर्स इसमें क्या होगा बोलो, सेकंड केस में फोर्स F2 है और डिस्टेंस D, वो तो फाइंड करनी है अपने को। मोमेंट ऑफ फोर्स ये वाला ले लीजिए, 150 इंटू 0.4 F2 इंटू D, ठीक है। तो 150 इंटू 0.4 डिवाइड बाय F2, F2 कितना है आपके पास, ये 60 है, इक्वल टू D, राइट। तो मेरे पास अब D कितना आ जाएगा, पॉइंट में हटा देता हूँ, ये आ गया आपके पास, एक जीरो नीचे आ जाएगी, ये जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए, 15 4 जा 60, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 1 मीटर की जो रॉड है वो चाहिए, क्लियर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया,
बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन था, मैं आपको यहाँ डिक्टेट करा देता हूँ। ओपन ए नट विद लीस्ट फोर्स, कम से कम फोर्स से हमें एक नट को ओपन करना है, राइट। और हमने एक रेंच ली जिसकी लेंथ कुछ सपोज 20 सेंटीमीटर के आसपास ये दिया हुआ था, और 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर। सो ओपन ए नट विद लीस्ट फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन ऑन ए रेंच of length suppose 20 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, आप बताओ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, बड़ा सिंपल है, ठीक है। रेंच हम ऐसा कुछ मान लेते हैं, और यहाँ पर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। ये इसकी डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और बड़ी आसानी से आप देखेंगे मेरे पास मोमेंट ऑफ फोर्स निकल आएगा। कितना निकलेगा, F इंटू डी परपेंडिकुलर, F कितना है 2, D इज़ 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदलो, 100 से डिवाइड कर लो, ठीक है, आपके पास 0.4 आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 0.4 है न्यूटन मीटर, ये हमारा इसका आंसर होगा। 2015 में पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और एक और थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो हम इसमें पढ़ेंगे। अब एक और छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें मान लो कि बहुत सारे फोर्स लगाएं। अभी तक तो एक ही फोर्स लगा रहे थे, अब एक रॉड पर मल्टीपल फोर्स अप्लाई किए जाएं और वो बोले नेट टॉर्क कितना है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए। ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, क्यों ना इसको मीटर रॉड मान लें। तो मीटर रॉड है तो मतलब ये 1 मीटर की है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिखा होगा और यहाँ होगा 0 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर पाइवट भी कर दिया है मैंने इस O पॉइंट पर, ठीक है, ऐसा कुछ हमने कर दिया है। अब इस पर एक मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ बिल्कुल 50 सेंटीमीटर पर, और एक फोर्स इसी जगह पर और अप्लाई कर रहा हूँ सपोज 75 सेंटीमीटर पर। यहाँ जो फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन का है, और यहाँ पर भी सपोज 10 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। बताइए नेट टॉर्क क्या होगा, या नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इस केस में क्या होगा। बड़ा सिंपल है, आप देखेंगे कि ये वाला जो F1 फोर्स है इस O पॉइंट के अबाउट इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। ये F2 भी इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएगा। मतलब दोनों फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट देंगे वो सेम सेंस ऑफ रोटेशन में देंगे। तो सेम सेंस ऑफ रोटेशन में देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो, इसका मतलब हो गया कि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले इसका निकालो, F1 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने पर है, 50 सेंटीमीटर पर है, तो 50/100 कर लूँगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये भी प्लस है, अब ये वाला भी तो प्लस ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं तो प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये भी F2 फोर्स है, कितनी डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही 75/100, राइट। अब आप जस्ट वैल्यू पुट कर दो, F1 कितना था 10 इंटू 500 डिवाइड बाय 100, ये भी कितना था 10 इंटू 75 डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये आपके पास 50 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 7.5 हो गया है, राइट। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 57.5 न्यूटन
मीटर। क्लियर हुआ ना बच्चों? राइट। अच्छा, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखें आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन इसमें। ओके, फिर अगले टर्म पर या अगली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और कपल की बात करेंगे। ठीक है, कपल से फिर टॉर्क बनेगा, उसकी हम बात करेंगे और मल्टीपल्स क्वेश्चंस हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं फिर से एक सपोज मीटर रॉड ले लेता हूँ। ये मेरे पास मीटर रॉड है, ये 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये सपोज 100 सेंटीमीटर, बीच में कहीं ये आप देखेंगे 50 सेंटीमीटर पर एक मार्क होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो 50 सेंटीमीटर है यहाँ पर एक फलक्रम रख दिया। फलक्रम और कुछ नहीं, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट ये घूम सकता है, रोटेट हो सकता है। जहाँ फलक्रम रख दिया, F मान लेते हैं फलक्रम, इस पॉइंट को, F फोर्स नहीं है, F फलक्रम मतलब एक पॉइंट है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो ना, तो मैं F हटा ही देता हूँ। F फलक्रम मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट ये पूरी रॉड घूम सकती है, वही आप जो पाइवोट बोलते हैं ना, वही फलक्रम है। ठीक है, यहाँ रख दिया एक ऐसा, तो ये इसके अबाउट ये जैसे शीशा होता है ना, वैसे ही ऐसे ही झूल सकता है इस प्रकार से। अब मैंने क्या किया, डिफरेंट पोजीशन पर कुछ फोर्स अप्लाई किए। अब देखो, ये इसके अबाउट नहीं घूमेगा, ये इस फलक्रम के अबाउट घूमेगी पूरी रॉड, क्योंकि हमने यहाँ हिंज नहीं किया, यहाँ पर इस फिक्स पॉइंट को बनाया है जिससे कि इसके अबाउट ये घूम सकती है। ये ध्यान रखना है, यहाँ नहीं है, ध्यान देना। अब मैंने क्या किया, इधर जो यहाँ 25 सेंटीमीटर था सपोज, और इस 25 सेंटीमीटर पर एक फोर्स अप्लाई किया, सपोज कुछ भी मान लेते हैं 100 न्यूटन का। ठीक है, और यहाँ पर सपोज ये 75 ले लें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये F1 था, और इधर मैंने अप्लाई किया F2। कितना ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, सपोज 10 ले लिया। राइट, एक आपको समझाने के लिए कोई भी डेटा मैं ले रहा हूँ। अब वो पूछता है कि आप बताइए नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए इस केस में। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हम एक एक करके देखेंगे कि ये वाला जो फोर्स है वो इस पूरे सिस्टम को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ये वाला जो फोर्स है वो उससे जो मोमेंट ऑफ फोर्स बनेगा वो उसको कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो रोटेट तो इस पॉइंट के अबाउट ही होना है, इस पॉइंट के अबाउट तो होगा नहीं, क्योंकि फलक्रम यहाँ पर है। मतलब ये जो पॉइंट है ये एक ऐसा फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट हो सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सारे जो फोर्सेस है ना उनकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, उस पॉइंट से मेजर करते हैं जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। ठीक है ना, तो अब डिस्टेंस यहाँ से मेजर नहीं करेंगे, सारी फोर्सेस की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर करेंगे। तो जरा आप बता सकती हो ये जो F1 100 न्यूटन है उसकी इस 50 सेंटीमीटर से डिस्टेंस कितनी है। ये खुद यहाँ से 25 पर था, तो 25 से 50 मतलब ये डिस्टेंस जो होगी वो 25 सेंटीमीटर की होगी। ये 50 है, 50 से ये 75 हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हुई, 25 डिस्टेंस ही हुई, सेंटीमीटर हुई। अब अगर मैं ये जो F1 है 100, इसका मैं अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालूं तो आप बताओ ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सोचिए, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होना है इसको, अब नीचे फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, यूं घुमाएगा, यूं घुमाएगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये वाला तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस लिख लिया और ये F1 लिख लिया इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लिख ली, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 100 हो गया। अब जरा इधर आ जाओ, ये जो F2 है इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे घुमाएगा, इस तरह से ये रॉड को इस पॉइंट के अबाउट घुमाएगा ये वाला। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो F2 तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेशन में जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस में आएगा।
अब माइनस में आखिर कितना आएगा, F2 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 25/100 मीटर, सेंटीमीटर में था 25 को तो 100 से डिवाइड कर लिया मीटर में। अब अपने को केवल वैल्यू पुट करना है बच्चों, F1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 100 इंटू 25/100 माइनस F2 कितना है 10 इंटू 25/100। देखो 100 से 100 उड़ा दो, ये रहा 25 माइनस ये भी कैंसिल कर देता हूँ तो ये रहा 2.5, ठीक है। तो 25 माइनस ये आ गया 2.5 यानी 22.5 न्यूटन मीटर। क्या ये पॉजिटिव आया? बिल्कुल पॉजिटिव आया, क्योंकि 25 ये ज़्यादा था तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब जब ये फाइनल टॉर्क, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स या नेट टॉर्क ये पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फाइनली ये पूरी जो रॉड है वो इस पॉइंट के अबाउट, इस फलक्रम के अबाउट कैसे घूम रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही होगी, क्योंकि इसमें दो टॉर्क लग रहे हैं, एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, एक ये क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है। टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, एक तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स कौन सा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और ये वाला क्लॉकवाइज लग रहा है। कौन सा टॉर्क ज़्यादा है, कौन सा मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा है, आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा है, तो वही तो उसी का तो इफेक्ट आएगा, इसलिए पूरी रॉड एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। और कितने इफेक्ट से, 22.5 न्यूटन मीटर इफेक्ट से। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास आपको शीघ्र ही मिलने वाली है, और उस क्लास में हम बहुत सारे MCQs करेंगे, ठीक है, और जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और कुछ थ्योरी कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, और वो थ्योरी होगी इक्विलिब्रियम, जो आपका नेक्स्ट इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, इक्विलिब्रियम, कपल, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे, और बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, MCQ क्वेश्चंस करेंगे, आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप भी क्वेश्चंस करते रहिए, और कोई क्वेश्चंस अगर आपको समझ नहीं आए, आप अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनके समझ नहीं आए, तो कमेंट्स में आप अपनी बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में लिखिए, तो मैं अगली क्लास में उन क्वेश्चंस के आंसर्स या सॉल्यूशंस को आपको एक्सप्लेन करूँगा, और ट्राई करूँगा कि वो आपके समझ आए, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन करते रहिए। आपकी जो भी बुक है, सेलिना बुक चलती है आपकी, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको अगर मान लीजिए नहीं बन रहे हैं, तो उसके केवल क्वेश्चन नंबर आप मुझे लिख दीजिए, तो उनके क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और एक बात और, आपको आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी 10th क्लास के ICSE बोर्ड के बच्चे हैं जो इस वीडियो को, इस क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, वो एक ऐप डाउनलोड कर लें, मनोज नायक फिजिक्स कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे यहाँ से आपके पास एक कॉल चला जाएगा कि आप कौन से क्लास में हैं, कौन सा मीडियम है, तो उस बैच में आपको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। उस बैच में आपको पूरा स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, इजी नोट्स मिल जाएंगे, ये सारी क्लासेस भी वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी आपको, जब आप अभी तो 10th में हैं, JEE और नीट की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसमें आपको मिलेंगे। और इस चैप्टर के जो आपके क्लास 10th है, उस चैप्टर के भी MCQs, प्रैक्टिस पेपर्स, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स आपको उस ऐप पर स्टडी मटेरियल में आप जब ढूंढेंगे तो वो मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट मैंने आपको इस ऐप के माध्यम से देने की कोशिश की है इस बार, कि क्लास 10th के बच्चों के लिए जो ICSE बोर्ड के हैं, तो अब चूँकि नवंबर वाला जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, तो जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो हमें उसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो एवरी संडे आपका टेस्ट रखा गया है ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है, और आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस हम इस ऐप के थ्रू, आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस इस ऐप के थ्रू कराने वाले हैं। तो आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उसको एक्टिवेट करा लीजिए।
आपके टेस्ट शेड्यूल पूरा आपको मिल जाएगा और उसी तरह से हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।